Hi, good evening, everyone. In this session, we'll be looking at some important and interesting theorems based on the differentiable functions. मतलब basically हम Rolle's theorem, LMVT और LMVT का ज़्यादा generalized form, which is called the Cauchy's mean value theorem, और इनके applications, मतलब इनको इसमें किस तरह के questions बन सकते हैं. And we'll be looking on the tougher side, मतलब JEE advanced level या उससे ऊपर level पे ही हम बात करेंगे इस chapter में भी. मेंस में इस पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, तो दोज क्वेश्चन शुड नॉट पोज डिफिकल्टी टू यू आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर टाइम बचा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, थेरी ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट हैं. तो एक तो बच्चों ध्यान रखना कि रिस्पॉन्स तेज करना, अगर समझ में आ जाए तो लाइक वेरी क्विकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. दूसरी चीज, अगर टाइम बचेगा तो विल बी ऑल्सो लुकिंग एट रेट मेजरमेंट. उसमें ज्यादा कुछ वैसे पढ़ाने को है नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहें तो थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लेंगे उसके अंदर, ठीक है. तो इफ द टाइम परमिट्स, लेट्स सी कि वो कर पाते हैं नहीं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड द रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम के लिए बच्चों, जो सबसे पहले आप किस फंक्शन पे कब रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आती है क्वेश्चंस में कि व्हेन कैन यू अप्लाई दिस. तो व्हेन के लिए आपको दो चीजें चेक करनी होती हैं. एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल a comma b, एंड देन द फंक्शन शुड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल्स a comma b. ध्यान रखिएगा, यदि फंक्शन इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है तो उन पॉइंट्स पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते हैं, और यदि फंक्शन एंड पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो फिर हम वहां पे बोलते हैं कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो आपको दिया हुआ है दैट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a comma b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a comma b. इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू बराबर हो. तो हम बहुत तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं. लेट्स कंसीडर वन ऑफ द ग्राफ्स. कि सपोज इफ दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, तो एक हमने ऐसे ही ग्राफ बना दिया रैंडमली. आप और तरह का भी बना सकते हो, मतलब मे बी हम कुछ और शेप की ग्राफ बना सकते हैं. मैंने एक ऐसी रैंडम शेप बना दी. तो बच्चों, रोल्स थ्योरम कहता है कि ए से बी के बीच में आपको कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, you'll get at least one point where the tangent is parallel to x axis. जैसे इस जगह पे आप देख सकते हो कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब सी पॉइंट पे एफ डैश सी विल बी 0. देयर एग्जिस्ट C belonging to the open intervals a comma b such that f dash c is 0. ठीक है, ये स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का. आप और ग्राफ्स बना के भी देख सकते हैं. जैसे सपोज अगर हम ग्राफ कुछ इस तरह का बना दें, if this is a, this is b, तो probably you can have a graph like this also, है ना. ये फंक्शन भी a से b, f ऑफ b पे वैल्यू बराबर है, डिफरेंशिएबल है, स्मूथ है सब जगह, कंटिन्यूस भी है. तो यहाँ पे भी आपको कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा ए से बी के बीच में जहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे इनफैक्ट आपको तीन पॉइंट्स ऐसे मिल गए. सो ये जो वैल्यूज हैं ये सी की वैल्यूज हो गई. तो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम इज, कि यदि कोई फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर है, तो फिर ए से बी के बीच में कम से कम एक सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश सी विल बी 0, यानी टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज क्वाइट अ लॉजिकल थ्योरम. इसमें ऐसा सच और कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. हाँ, इसमें जो चीज आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज में आपको जो ध्यान रखना है, एक तो पहली चीज ये ध्यान रखना है आपको कि रोल्स थ्योरम में जो इक्वेशन यूज हो रही है, रोल्स थ्योरम टॉक्स अबाउट द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, है ना. रोल्स थ्योरम, ये जो सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सी क्या चीज है, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट है. तो रोल्स थ्योरम में जो इक्वेशन होती है, जिस अगर कभी आप किसी इक्वेशन में रोल्स थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखनी है कि वो इक्वेशन जो है वो एक्चुअली एफ डैश एक्स की वैल्यू है. रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी एफ एक्स पे, और एफ एक्स के ऊपर जब रोल्स थ्योरम लगती है तो एफ डैश एक्स के रूट्स के बारे में पता चलता है. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन,
continuous and differentiable, then between two roots of fx equal to 0, there is at least one root of f dash x equal to 0. है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है। मतलब सपोज यदि फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इट कैन बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल आपको दिख रहा है, ठीक है, और सपोज यदि एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, एफ एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन by assumption, fx is a differentiable function by assumption, and also f of alpha is equal to f of beta, दोनों की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना, f of alpha is equal to f of beta इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा बीटा एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल द थ्री कंडीशंस आर अचीव्ड, एंड देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि एफ एक्स के जो दो रूट्स है अल्फा बीटा, उनके बीच में एक सी आपको मिलेगा, सच दैट एफ डैश सी जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट एफ एक्स के दो रूट्स के बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, है ना, जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन केयरफुली। सपोज बच्चों एफ एक्स के मैं आपको कुछ रूट्स देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं सपोज अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा फाइव, ठीक है, एंड वी अज्यूम दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, और एफ एक्स इक्वल टू जीरो के पांच रूट्स आते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा फाइव। नाउ माय क्वेश्चन इज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के कम से कम कितने रूट्स होंगे, हैज एट लीस्ट हाउ मेनी रूट्स, कैन यू टाइप द आंसर। ध्यान रखना है एफ एक्स इक्वल टू जीरो के दो रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट होगा ही होगा, तो यदि एफ एक्स इक्वल टू जीरो के पांच रूट्स आपको दिख रहे हैं, तो फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के कम से कम कितने रूट्स होंगे, कम से कम। तो देखो यदि एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट है अल्फा वन और अल्फा टू, तो आप अल्फा वन कॉमा अल्फा टू इस इंटरवल में रोल थ्योरम लगा दीजिए, इस इंटरवल में रोल थ्योरम लगा दीजिए, तो इसके बीच में आपको एक रूट बीटा वन मिलेगा एफ डैश एक्स का। इसी तरह से अल्फा टू अल्फा थ्री के बीच में एक रूट मिलेगा आपको बीटा टू, फिर अल्फा थ्री अल्फा फोर के बीच में एक रूट मिल जाएगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं, मैं कम से कम रूट्स की बात कर रहा हूँ, बीटा थ्री, फिर अल्फा फोर अल्फा फाइव के बीच में भी एक रूट मिल जाएगा, बीटा फोर। नाउ अगेन, तो दिस हैज एटलीस्ट फोर रूट्स। अगेन हाउ मेनी रूट्स एटलीस्ट दिस इक्वेशन हैज, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो के बच्चों कितने रूट्स होंगे कम से कम, एक्सीलेंट, दिस विल हैव थ्री रूट्स एटलीस्ट, और भी हो सकते हैं, कम से कम तीन तो गारंटी होंगे, एक बीटा वन बीटा टू के बीच में, एक बीटा टू बीटा थ्री के बीच में, एक बीटा थ्री बीटा फोर के बीच में, एंड दैट्स हाउ यू कैन क्लेम दिस। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ भाई, कन्वर्स का हमने दो एप्लीकेशन देखे। पहला एप्लीकेशन हमने देखा कि यदि कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो फिर एक सी आपको मिलेगा जहां पे एफ डैश सी जीरो होगा, मतलब एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन यदि किसी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यदि किसी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो गारंटी नहीं है कि फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन,
इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ए से बी के बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये फंक्शन जरूरी नहीं कि ए से बी के बीच में कंटिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो। इवन ये भी जरूरी नहीं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो। मतलब इनफैक्ट मैं चाहूँ तो उसको भी थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ, ग्राफ को, लेफ्ट साइड वाले को। हो सकता है हम इस ग्राफ को ऐसा बना दें। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन ना तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ बी जीरो, एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ना ए से बी के बीच में कंटिन्यूस है, ना डिफरेंशिएबल है, लेकिन तब भी आपको एक सी मिल रहा है जहां पे एफ डैश सी जीरो होगा। तो दैट मीन्स द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। इट ऑल्सो मीन्स कि यदि आप इस प्रोसेस को उल्टा लेके जाएंगे, मतलब यदि एफ एक्स के 5 रूट्स हैं तो एफ डैश एक्स के 4 होंगे, लेकिन आप उल्टा क्लेम नहीं कर सकते हो कि एफ डैश एक्स के 4 हैं तो ऊपर 5 रहे होंगे, ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, लेकिन इसके डेरिवेटिव के दो रियल रूट, मतलब इसके डेरिवेटिव का रियल रूट है, दिस हैज अ रियल रूट। ठीक है ना, ये कंडीशन आ रही है। तो आप देखो, अगर मैं बोलूं कि यार फंक्शन का डेरिवेटिव का एक रूट है, तो क्या फंक्शन के दो रूट्स होंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि यदि फंक्शन के दो रूट्स हैं तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो कन्वर्स है, जब आप एफ डैश सी से ये तीन कंडीशन क्लेम करते हैं तो कन्वर्स है। सो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ द रूल्स थ्योरम। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। अब बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसमें और डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से स्ट्रेटेजीज या अप्रोच बनानी होती है। आई विल बी स्टार्टिंग विद द जीरो लेवल प्रॉब्लम्स, और ग्रेजुअली हम टफेस्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे इसके अंदर। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। कोई डाउट पूछना है तो जल्दी से पूछ लो इसके अंदर। सर हाँ बोलो। सर ये हमेशा ट्रू होगा कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव और उसका भी डेरिवेटिव हमेशा होगा ही होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। नहीं देखो, अब फंडा ये होता है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं होता कि उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। इनफैक्ट ये शायद आईटी में आया वो क्वेश्चन है, मैंने आपको असाइनमेंट में भी दे रखा था इसको। इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। रोल्स थ्योरम सिर्फ ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स यदि डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो एफ डैश सी जीरो होगा। यदि अगर यदि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो फिर आप एफ डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगा के एफ डबल डैश एक्स के रूट्स क्लेम कर सकते हैं। यदि एफ एक्स थ्राइस डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगा के एफ ट्रिपल डैश एक्स के रूट्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आप एफ डैश सी जीरो बोल पा रहे हो। यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन था दिस वाज डिफरेंशिएबल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब ये पूरा डिफरेंशिएबल है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करते हैं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव भी हमेशा कंटिन्यूअस हो, कोई जरूरी नहीं है। एक बार इसको ट्राई करके देखना, मतलब ट्राई टू प्रूव दिस रिजल्ट। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, फिर से डाउट की तरह पूछ लेना इसको। लेकिन ये शायद मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी उसमें ये इस तरह का एक क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, पहले मैंने आपको दिया भी हुआ है असाइनमेंट के लिए। तो चलो बच्चों थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं जल्दी से, और देख लो बच्चों किसी को डाउट पूछना है तो जल्दी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। बेसिकली तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो रोल्स थ्योरम इक्वेशन के रूट्स निकालने के काम आती है। वो इक्वेशन कौन सी होती है? वो इक्वेशन होती है एफ डैश एक्स। रोल्स थ्योरम किस पे लगती है? एफ एक्स पे। रूट्स किसके पता चलते हैं? एफ डैश एक्स के। तो जो इक्वेशन आपको दी गई होगी वो एफ डैश एक्स होगी। और रोल्स थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता, मतलब डेरिवेटिव के रूट्स देख के ऊपर वाले फंक्शन के रूट्स नहीं बता सकते। और यदि किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है तो ये नहीं क्लेम कर सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, एंड पॉइंट से वैल्यू बराबर होगी। दिस इज द कोर आइडिया। ठीक है, बाकी थ्योरम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों होना चाहिए वो तुमको दिख रहा है सीधे। तो चलो बच्चों, लेट्स लुक एट मेनी क्वेश्चंस
एंड आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस फास्ट बिकॉज इसमें थ्योरी तो यही यूज होनी है. तो पहला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपको एक फंक्शन दिया है fx, और आपको बोला है कि द वैल्यू ऑफ c प्रिस्क्राइब्ड इन रोल्स थ्योरम. c कौन सी वाली वैल्यू? जहां पे f' c 0 होता है, ये वो वाली c की बात हो रही है. तो ये जो c है बच्चों, ये 0 से 3 के बीच में होगा. पहली चीज, दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होगा ही, इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0, 3. Again, the function is differentiable in open interval 0, 3, and also f of 0 is equal to f of 3. Therefore, Rolle's theorem is applicable. अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो क्या पता चल सकता है कि f dash x will be 0 for some x belonging to 0, 3. और वो जो x है, जिस x पे ये f dash x 0 होगा, वो आपको दिया हुआ है 3/4. ठीक है, तो पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ये f dash x आ गया आपका. ठीक है, और अब हमको क्या चाहिए कि f dash x की वैल्यू 0 के बराबर करनी है. इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, x माइनस 3 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, एंड वी गेट दिस इज 0 एट x इज इक्वल टू 3/4. देयरफॉर ये तो बच्चों 3/4 पे 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 3/4 पे ये 0 होगा. तो n इंटू 3/4 is equal to 3 minus 3/4, which implies 3n is equal to 9, and therefore we get n is equal to 3. तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक फंक्शन आपको दिया था. सबसे पहला काम, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन चेक करी, फिर रोल्स थ्योरम लगा दी. जिस पॉइंट पे रोल्स थ्योरम लग रही है उस पॉइंट पे वैल्यू आपको दे रखी 3/4. सी की वैल्यू यहाँ पे 3/4 दे रखी है. ठीक है, समझ में आ गया हो तो टाइप यस, सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए. फंक्शन f is twice differentiable such that f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 5. ठीक है, ये तीन वैल्यूज बच्चों दे रखी हैं. आपको प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू 1, 3. 1 से 3 के बीच में एक वैल्यू c की जरूर होगी जहां पे सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा. रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है डिजाइनिंग द फंक्शन. कौन से फंक्शन पे आप रोल्स थ्योरम लगाओगे? ये आईटी का एक तरह से मान लो फेवरेट है. इस पे खूब क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, और इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं एडवांस में भी, मेंस में भी. मतलब जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो उस पार्ट पे होता है कि फंक्शन कैसे सोचेंगे. तो इसके लिए बच्चों हम एक बात देखते हैं कि इन वैल्यूज के बीच में कुछ कनेक्शन दिखता है नहीं. एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 है. कैन यू फाइंड सम रिलेशन बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स फॉर दीज थ्री वैल्यूज? इन तीन वैल्यूज के लिए कुछ कनेक्शन पकड़ में आ रहा है? ये सोचना पड़ेगा आपको. ये टफ नहीं होता लेकिन सोचना पड़ता है. वेरी गुड तमन्ना, गुड उत्कर्ष. तो व्हाट यू कैन सी इज की एफ एक्स इज 2x minus 1.
फॉर दीज थ्री वैल्यूज, है ना, फॉर x इक्वल टू 1 2 3। सो नाउ हम फंक्शन fx नहीं लेंगे और ना फंक्शन को हम ये अज्यूम करेंगे, वी कैनॉट अज्यूम दिस फंक्शन, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 वैल्यूज पे हो रहा है ना, जरूरी थोड़ी कि हर वैल्यू पे ऐसा हो। यहाँ पे मेन चीज है आप फंक्शन कैसे सोचोगे। तो बच्चों यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं कि लेट gx बी ए फंक्शन fx माइनस 2x प्लस 1। सब चीजों को लेफ्ट साइड पे लेके एक नया फंक्शन बना लो। रोल्स थ्योरम अब हम gx पे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्लियरली gx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, क्योंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम डिफरेंशिएबल होता है। 2x माइनस वन, ये माइनस 2x प्लस 1 डिफरेंशिएबल है, fx भी आपको ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया है, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस जो होगा वो भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। तो gx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड ऑल्सो gx equal to 0 has three roots। कौन कौन से? 1 2 3। so therefore by Rolle's theorem यदि gx के 3 रूट्स हैं तो g डैश x के कितने रूट्स होंगे? has at least 2 रूट्स। कौन कौन से? अल्फा 1, लेट्स से अल्फा 2। यहां पे बच्चों अल्फा 1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 to 2। इसके दो रूट्स के बीच में एक रूट होगा g डैश x का, और अल्फा 2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2 to 3। अल्फा 2 की वैल्यू 2 से 3। तो g डैश x इक्वल टू 0 के कम से कम दो रूट्स आएंगे ही आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, अब अगेन सिंस द फंक्शन gx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो अब हम g डैश x पर रूल्स थ्योरम लगाते हैं। बाय रूल्स थ्योरम ऑन g डैश x, अगर बच्चों g डैश x इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, तो फिर g डबल डैश c विल बी 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू द इंटरवल अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में g डबल डैश x का एक रूट होगा ही होगा, और यही आपको प्रूव करना था कि अच्छा c अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में, अल्फा 1 अल्फा 2 1 से 3 के बीच में। अल्फा 1 अल्फा 2 वाला जो इंटरवल है दिस इज अ सबसेट ऑफ द इंटरवल 1 कॉमा 3। तो यदि c अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में है तो इट विल बी आल्सो बिटवीन 1 एंड 3। द की आइडिया वाज दिस स्टेप, डिजाइनिंग द फंक्शन। वंस यू गेट द करेक्ट फंक्शन तो फिर तो ये तो ओरली हो जाता है, तो मैंने जबरदस्ती इतना लिख दिया कि gx के अगर 3 रूट्स हैं तो g डैश x के 2 रूट्स होंगे, g डैश x के 2 हैं तो g डबल डैश x के एक रूट तो होगा ही होगा कम से कम। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। सर हम्म, सर वो क्वेश्चन में जी एफ डबल डैश सी के तो इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ना, क्या चीज? सर एफ डबल डैश सी इक्वल्स टू 0, हाँ तो सर ये तो जी डबल डैश सी। हाँ, तो g डबल डैश सी आ गया ना ये 0। अब g डबल डैश सी कितना होगा भाई? f डबल डैश, इसका सेकंड डेरिवेटिव 0, यस सर। इसका 0, ठीक है। एक बार चेक कर लो बच्चों, बाकी लोग भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस बच्चों, तेज टाइप करो, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। इन चैप्टर्स में मेन स्ट्रेटेजी है, और अभी पहली स्ट्रेटेजी जो काम की दिख रही है हमें वो है डिजाइनिंग द फंक्शन। फंक्शन बनाना सोचना है आपको, वो सीखना है कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं फंक्शंस को। सर हाँ बोलो। सर ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है सर? ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब होता है कि जैसे डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x प्लस h माइनस f डैश x अपॉन h एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका मतलब होता है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। और यदि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
अगर आप f डबल डैश x प्लस h माइनस f डबल डैश x अपॉन h करोगे तो फंक्शन इज थ्राइस डिफरेंशिएबल। यस सर। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो बिना किसी चिंता के। सर इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि सिर्फ 2 ही बार डिफरेंशिएट होगा। नहीं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब कम से कम 2 बार हो जाएगा। ज्यादा, यस जैसे सर। एक्स क्यूब इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इट इज ऑल्सो थ्राइस डिफरेंशिएबल। मतलब एक्स क्यूब खैर हमेशा ही डिफरेंशिएबल है, आप तो जीरो के बाद भी डिफरेंशिएट करते जाओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता रहेगा, तो इट इज इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। चलो बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज अगेन डिसेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2004। जब पेपर सब्जेक्टिव होता था 2 नंबर का क्वेश्चन था। उस साल टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे और 10 क्वेश्चन 4-4 नंबर के थे, और 60 में से करीब 12-13 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था मैथ्स के पेपर में। अपने समय पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, बट अभी हम लोग ने, क्योंकि हम उनको स्ट्रेटजीज पता है किस तरह से सोचना होता है, तो दिस क्वेश्चन शुड नॉट पोज मच डिफिकल्टी अपार्ट फ्रॉम बेसिक फैक्टराइजेशन। तो हमको सबसे पहले बच्चे को उन्होंने पॉलिनोमियल दे दिया px 51 x to the power 101 minus 2323 x to the power 100। डेटा बहुत अजीब सा दिख रहा है, लेकिन चलो अभी परेशान नहीं होते, पहले सोचते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी क्या बनाए। यूजिंग रोल्स थ्योरम यू टू प्रूव दैट। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता था, अगर वो बोल भी दे कि यूजिंग रोल्स थ्योरम, तो फिर आपको रोल्स थ्योरम से ही करना होगा। आप, है ना, तो उसने आपसे कहा कि प्रूव करो कि इस इक्वेशन का px का एक रूट इस इंटरवल में होगा ही होगा। अब रोल्स थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जो इक्वेशन होती है वो डेरिवेटिव होती है। इक्वेशन इज एफ डैश एक्स। रोल्स थ्योरम किस पे लगती है, एफ एक्स पे। तो मुझे बच्चों पहले एफ एक्स तक पहुंचना पड़ेगा, और एफ एक्स मुझे ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे पी एक्स है ना, मतलब एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स। तो डेफिनेटली एफ एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ही होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 51 हम ये फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं, कंसिडर दिस फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लो चाहे ना लो, क्योंकि फंक्शन तो मुझे अपने मन से एज्यूम करना है ना, कुछ भी फंक्शन ले सकता हूं मैं। तो मैंने फंक्शन ये ले लिया। अब ये फंक्शन मैंने कैसे सोचा, ये सोचा मैंने px को इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेशन क्यों सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप रोल्स थ्योरम में जिस इक्वेशन की बात करेंगे वो एफ डैश एक्स होगी। तो ये इक्वेशन की बात हो रही है, ये इक्वेशन, इसका मतलब एफ डैश एक्स है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। दिस विल बी एक्स टू द पावर 102 अपॉन 2 माइनस 101 शायद इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 23 टाइम्स एक्स टू द पावर 101 45 बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1035 इंटू एक्स। देखिए थोड़ा सा और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बच्चों। इन दोनों पहले दो टर्म्स में से हम x टू द पावर 101 अपॉन 2 कॉमन निकालते हैं, हमारे पास आएगा x माइनस 46 माइनस इन दोनों में से हम 45 बाई 2 इंटू एक्स कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 46 again. This is 1035 is probably 23 into 45. तो ये बन जाएगा आपके पास, which is same as x by 2 into x to the power 100 minus 1, sorry, into x minus 46. This is your function fx, which is simply obtained by integration of px and then a simple factorization. अब आप देख सकते हैं कि fx is continuous and differentiable in the interval 45 टू द पावर 1 अपॉन 100 से लेके 46। इनफैक्ट पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल में तो होगा ही होगा। और ये बच्चों मैंने ओपन लिख दिया, लेकिन ये आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में कंटिन्यूस के लिए क्लोज लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन में लिखना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी। एंड ऑल्सो एफ ऑफ 46 इज इक्वल टू एफ ऑफ 45 टू द पावर 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0।
आप देख सकते हो f of 46 की वैल्यू 0 आ जाएगी, f of 45 to the power 1 by 100 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. So therefore by Rolle's theorem there exists C belonging to the interval 45 to the power 1 by 100 comma 46 such that f dash c is 0. That is, now what is f dash c? तो हमने तो फंक्शन ही ऐसा चूज किया था कि f dash x की वैल्यू px से बराबर आ जाए. That is p of c is 0. और जिस c पे ये 0 हो रहा है वो c इस px इक्वेशन का रूट हो गया. So that completes the proof. एक बार चेक करके देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. समझ में आ जाए तो टाइप इज. इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन. वंस यू गेट अंडरस्टैंड द बेसिक फिलोसफी, अगर आपको समझ में आ जाए रोल्स थ्योरम की, तो फिर क्वेश्चन टफ नहीं है. लेकिन आपने से वो रट रखा है कि यार वो 3 कंडीशन होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता इसको इस्तेमाल कैसे करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो फिर बेकार है. तो आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो सिंपल सी थ्योरम है, लेकिन ये आईआईटी में हर साल इस पे क्वेश्चन आता है. इसलिए आता है क्योंकि बच्चों का ये पार्ट रटा हुआ होता है, लेकिन दे डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई द थिंग्स. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. ये बच्चों थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसको हम, क्योंकि इसमें मोर देन वन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे बच्चों आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स विच इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. ए कॉमा बी वैसे ओपन देना चाहिए था, चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो समझने से मतलब है. और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 दिया है. डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका मतलब एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम. क्या, चलो ये भी नहीं लिखते हम तो सिर्फ ये लिख देते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस and differentiable in closed interval a comma b and open interval a comma b respectively, and also f of a is equal to f of b is equal to 0. ठीक है, ये हमको गिवन है, ये दो चीज हमको गिवन है. अब उसने आपसे बोला कि फॉर सम x बिलोंगिंग टू a कॉमा b, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, है ना. 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं. नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये क्वेश्चन आपको रोल्स थ्योरम का है. ये जो फंक्शन बच्चों को दिया हुआ है यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आप ये जो इक्वेशन दी है ये एक किसी नए फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये चीज किसी चीज का डिफरेंशिएशन बन रही है. ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये इक्वेशन जो होती है वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जिस फंक्शन पे आप रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं. तो मुझे वो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन से फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लगी होगी जिसको डिफरेंशिएट करके ये चीज बनी हो. अच्छा, इफ आई लुक एट दिस केयरफुली, दिस विल रिमाइंड मी ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को, इस पार्ट को देखेंगे तो यार ये इस टाइप का मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर x, है ना, या e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया. ठीक है, ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अभी मैंने फंक्शन डिजाइन नहीं करा, बस मैं ये देख रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आता है. और यदि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो इन दैट केस यू कैन राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड एज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2. आप ये लिख सकते हैं इसको. ठीक है, and this gives you the motivation for the function. Now look at this very carefully. Let gx is equal to function redesign fx into e to the power x square by 2. ठीक है, and consider the interval a comma b.
ठीक है, अब एफ एक्स डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होता है, सो देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन in a comma b. Gx is differentiable function in the interval a comma b open, and also g of a is equal to g of b is equal to 0. Think about this carefully, क्योंकि आपको दिया हुआ है f of a की वैल्यू 0 है, f of b की वैल्यू 0, तो जब आप इसमें gx में किसी जगह a प्लग इन करेंगे तो ये f of a बन जाएगा, which will make this 0. f of b भी 0 हो गया. तो अब मुझे दिखता है कि gx जो है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इन द इंटरवल a comma b. So therefore by Rolle's theorem there exists a C belonging to the interval a comma b such that g dash c is 0. That is, अब g dash c मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करके देखो कितना आता है, f dash x e to the power x square by 2 plus fx into x into e to the power x square by 2 should be 0 for some x belonging to a to b. और इसमें से बच्चों e to the power x square by 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसको कॉमन निकाल दिया, so therefore we get f dash x plus x into fx is 0, and that completes the proof. Again, look at this problem very carefully. It's a very interesting question. किस तरह से हमने फंक्शन को रीडिजाइन करा यूजिंग द नोशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आईटीज में लोग खूब बदमाशी करते हैं कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं देते, अलग अलग फॉर्म्स में देते हैं. एक दो बार ये लोग उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फॉर्म में दे चुके हैं. जब भी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना होता है तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोच सकते हो. दिस वाज अबाउट द ए पार्ट, है ना, ये तो ए पार्ट हो गया आपका. अब चलते हैं हम बी पार्ट के ऊपर कि क्या बी पार्ट भी ट्रू है, कोई ऐसा एक्स मिलता है मुझे ए से बी के बीच में जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. तो चलो बी पार्ट के लिए बच्चों अगर हम देखें तो हमको फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ना, ये मुझे चेक करना है. तो वेल इसको अगर हम थोड़ा सा सोचें तो मुझे ये इस फॉर्म का दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम हियर आई कैन प्रोबेबली गेस दैट द फंक्शन जी एक्स शुड बी, मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, जी एक्स बच्चों मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखो ये चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो आई टेक जी एक्स एस एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अब ये आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों ले रहे हैं, कैसे ले लिया मैंने. मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करा है बट ऑल ऑफ यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस पार्ट कि हाउ डू आई अज्यूम दिस फंक्शन. एंड वी आर कंसिडरिंग द इंटरवल a comma b, therefore gx satisfies all conditions of Rolle's theorem, है ना. gx जो है रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इस इंटरवल में, एंड देयरफॉर g dash x will be 0 for some x belonging to a comma b. आप देख सकते हैं कि g of a g of b दोनों बराबर होंगे 0 के, क्योंकि f of a f of b 0 है, और gx कंटिन्यूस है क्योंकि fx और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है. तो इसका मतलब g dash x की वैल्यू 0 हो गई फॉर सम x बिलोंगिंग टू a comma b, दैट इज g dash x मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आएगा f dash x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x fx e to the power minus x square by 2 is 0. e to the power minus x square by 2 cancel out कर देना, so you get f dash x minus x fx equal to 0 for some x belonging to a comma b, which completes the proof. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है. थर्ड ऑप्शन पे चलो. थर्ड ऑप्शन में बच्चों आपको दिया है f dash x plus 50 fx, f dash x plus 50 fx यानी कि f dash x
प्लस 50 fx। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 50 dx, which is e to the power 50x. So therefore, I choose a function gx as e to the power 50x into fx in the interval a comma b. gx फिर से रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है, fx कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो दिस विल सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन a comma b, and therefore by Rolle's theorem g dash x equal to 0 implies इसका डिफरेंशिएशन विच इज ठीक है, e टू द पावर 50x कैंसिल कर देना, ये बीच में प्लस साइन आएगा, एंड देयरफॉर यू गेट f dash x plus 50 times fx is 0 for some x belonging to a comma b। ठीक है, अच्छा, ये तीन पार्ट्स अगर आपको समझ में आ गए हों तो कैन आई लीव दिस फोर्थ पार्ट फॉर द होमवर्क? अगर आप बोलो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, या आप बोलो तो मैं घर के लिए छोड़ देता हूँ। अगर चेक कर लो, ये ए बी सी ऑप्शन मतलब बेसिकली फंक्शन डिजाइन करना है यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, जैसा सब लोग कह रहे हो, तो डी पार्ट आई लीव फॉर द होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। तो आई होप यू आर नाउ यू हैव स्टार्टेड गेटिंग द आइडिया कि रीडिजाइनिंग ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब होता है। चलो एक फिफ्थ देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जो पिछला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन सर, उसमें मतलब चारों ऑप्शन सही थे सर। अगर मेंस में तो सर कोई भी एक सही होगा, हम्म। तो सर फिर हमको मतलब जैसे कोई ऑप्शन अगर गलत है तो सर वो तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो सर ये वो पता कैसे पड़ेगा हमारी गलती है या क्वेश्चन नहीं नहीं, मतलब अगर ऑप्शन ही अगर नहीं है? देखो देखो, अगर क्या होगा कि यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया तब तो आप क्लेम कर सकते हो ना भाई, आप तो गारंटी से ये बोल सकते हो कि हाँ ये तो वही फंक्शन आ गया जो मुझे दिया हुआ था। लेकिन अगर वो फंक्शन नहीं बन पा रहा आपसे, तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट गलत भी तो हो सकता है। जब हम किसी ऑप्शन को मार्क करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो ऑप्शन आ गया है मेरा। अगर वो ऑप्शन नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है वो ऑप्शन गलत हो। ऐसा भी हो सकता है मुझसे ना बन पा रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ना मैच करे। तो वहां पे देख लेना, अगर एक ऑप्शन जैसे इस यहाँ पे बीच में कुछ मान लो 2f-x दे दिया और आपसे नहीं बन पा रहा, तो हो सकता है ये आंसर ना हो। आपने कोशिश करी, इससे मिलता जुलता नहीं बन पा रहा, वेरीफाई द सेकंड ऑप्शन, वेरीफाई द थर्ड ऑप्शन, वेरीफाई द फोर्थ ऑप्शन। अगर चारों में से कोई एक तो बन ही जाएगा, अगर एक भी नहीं बन रहा तो उसका मतलब फिर अपन गलती कर रहे होंगे। यस सर। चलो बच्चों, ये एक और क्वेश्चन देखो। दिस इज अगेन अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री एज वेल एज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को एक कंडीशन दी है कि भाई एक फंक्शन है which satisfies the condition fx is equal to f of 6 minus x for all values of x, और ये नॉन कांस्टेंट थ्राइस डिफरेंशिएबल है। आप इसको 3 बार आराम से बिंदास डिफरेंशिएट कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, लेकिन 3 तक तो कर ही सकते हो। 3 इसलिए उसने बोला है क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिपल डैश की जरूरत पड़ रही है। तो ये बच्चे एक फंक्शन दे दिया उसने, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इसमें x को रिप्लेस कर दें x प्लस 3 से, तो यू गेट f of 3 plus x is equal to f of 3 minus x. Now this clearly implies symmetry about x equal to 3। तो ये बच्चों जो भी फंक्शन है ये x equal to 3 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये मैं 3 पे एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ, इसके अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा फंक्शन का। फिर वो आगे आपसे कह रहा है कि भाई 0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, फंक्शन की वैल्यू नहीं, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है 0 पे, और 2 पे भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, और 5 पे भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है।
इन 3 पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, फंक्शन 3 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इट इज नॉट टफ टू रियलाइज कि यार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव 0 और ग्राफ इस डॉटेड लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इतने ही डिस्टेंस इधर, मतलब कि 4 पे भी डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, इन द सेम वे यहां से यहां तक की 2 यूनिट की डिस्टेंस है, 3 से 5 के बीच में डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, तो अगर राइट साइड पे 3 से 2 यूनिट आगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहां से 2 यूनिट पीछे यानी 1 पे भी फंक्शन जो होगा वो डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा, और फिर 0 पे डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब 6 पे भी डेरिवेटिव 0 होगा। ये चीज बच्चों हमको सिमेट्री से पकड़ में आ गई। हालांकि उसने देखो कितनी चालाकी से आपको, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहां डेरिवेटिव 0 है, ऑरेंज वाले जो है, ब्लू तो सिमेट्री वाली लाइन है, उसने कितनी होशियारी से आपको ये कंडीशन सिमेट्री से दे दी और ये कंडीशन उसने दे दी, आपको बीच में डेटा छुपा दिया कि एफ डैश 1 0 होगा, उसने नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि एफ डैश 4 0 होगा, उसने ये भी नहीं बताया एफ डैश 6 0 होगा, ये तो हमने सोचा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ रफ ग्राफ जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। उसने मुझसे मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स एक्सिस को मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स पे डेरिवेटिव 0, तो एक ये 0 पे डेरिवेटिव आपको चाहिए 0, 1 पे डेरिवेटिव चाहिए 0, 2 पे डेरिवेटिव चाहिए 0। अच्छा, 3 पे सिमेट्रिक है, तो अब ग्राफ अगर आप 3 पे यहां तक लेके आएंगे तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री आपको ग्राफ यहां से फिर से ऊपर टर्न करना पड़ेगा। ऑब्जर्व दैट 3 पे भी डेरिवेटिव 0 हो गया, 4 पे डेरिवेटिव 0, 5 पे डेरिवेटिव 0, 6 पे भी डेरिवेटिव 0। ये एफ एक्स का ग्राफ है बुरी से बुरी हालत में, और ज्यादा बार भी एक्स एक्सिस को काट सकता है, कम भी काट सकता है, लेकिन हाँ मैं डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये एफ एक्स का ग्राफ बन गया। तो यहां से बच्चों मुझे पता चलता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज हाउ मेनी रूट्स? इट हैज अ रूट एट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 7 रूट्स। ऑब्जर्व दिस केयरफुली। अच्छा, एफ डैश एक्स के 7 रूट्स होंगे, तो बाय रोल्स थ्योरम एफ डबल डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे? 6 रूट्स। अच्छा, अगेन बाय रोल्स थ्योरम एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 के कितने रूट्स होंगे? 5 रूट्स। ये 6 रूट्स बच्चों जो हम लिख रहे हैं ये मिनिमम है, एटलीस्ट की बात हो रही है ना, मिनिमम रूट्स हैं ये, और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एटलीस्ट की बात हो रही है। लेकिन मुसीबत ये है कि क्वेश्चन में जो आपको रूट्स पूछेंगे जिस इक्वेशन के, वो इक्वेशन इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो एफ डैश एक्स है, ना एफ डबल डैश एक्स है, ना एफ ट्रिपल डैश एक्स है। इक्वेशन जो आपको दी है बच्चों वो दी है जी एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स। इक्वेशन ये दी थी उसने। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप देखोगे दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ f dash x into f double dash x. Think about this carefully. Now this is again an observation, product rule है जो आपको क्लिक करना चाहिए एग्जाम में। अगर हम अच्छी रैंक सोच रहे हैं तो ये चीज तो बेसिक चीज क्लिक करनी चाहिए आपको। तो ऑब्जर्व दैट दिस राइट हैंड साइड इज डिफरेंशिएशन ऑफ f dash x into f double dash x। ठीक है, नाउ लेट्स से लेट hx is equal to a function f dash x into f double dash x है ना, इसको बच्चों हम hx मान लेते हैं फंक्शन को। तो मुझे पता है कि f dash x से कितने रूट से? 7। f डबल डैश x से कितने रूट से? 6। तो एच एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे? 7 इधर से आएंगे, 6 इधर से आएंगे। देयरफॉर एच एक्स इक्वल टू 0 हैज 13 रूट्स इन द इंटरवल 0,6 है ना, 13 रूट्स आएंगे 0 से 6 के बीच में, मतलब क्लोज इंटरवल ले लेते चाहो तो। एंड देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम यदि एच एक्स के 13 रूट्स हैं, सो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम एच डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज at least 12 roots, which is the answer।
तो ये जो आपको इक्वेशन दिखाई गई थी तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो प्रोडक्ट रूल है. द की आइडिया इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल. या तो लीनियर की हेल्प से बना लो, या फिर प्रोडक्ट रूल ऑब्जर्व कर लो, या क्वेश्चन रूल ऑब्जर्व कर लो, एटसेट्रा. तो एक बार चेक कर लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये. किस तरह से उसने सिमेट्री के थ्रू आपको कुछ 3 ही रूट्स दिखाए एफ डैश एक्स के, जबकि एक्चुअली एफ डैश एक्स के 7 रूट्स हैं. ये कंसेप्ट आप तब पकड़ पाओगे जब आपको ये समझ में आ जाए कि ग्राफ सिमेट्रिक कैसे होगा एक्स इक्वल टू 3 के अबाउट. दूसरा ट्रैप, उसने आपको ये एक्सप्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाया है, लेकिन फिर से ऑब्जर्वेशन से मुझे दिखता है कि दिस इज एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स. और फिर एफ डैश एक्स के 7 रूट्स हैं, एफ डबल डैश एक्स के 6 रूट्स होंगे कम से कम. तो इन दोनों के प्रोडक्ट के कम से कम 13 रूट्स होंगे. और यदि एच एक्स के 13 रूट्स हैं तो बाय रूल से एच डैश एक्स इक्वल टू 0 के कम से कम 12 रूट्स तो होंगे ही होंगे. तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर. हाँ, ये कंफ्यूजन मत रखना कि ऐसा कि नहीं हो सकता कि एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स के रूट्स कॉमन हो जाएं. क्या एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स के रूट्स कॉमन हो सकते? नहीं हो सकते. आपको दिख रहा है कि 0 पे ये इधर है ना. देखो आप, एफ डैश एक्स और एफ एक्स के रूट्स अलग अलग हैं. एफ डैश एक्स के रूट्स ये डॉट ऑरेंज डॉट्स वाले हैं, एफ एक्स के रूट्स ये ब्लू वाले हैं. तो लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो. इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं वहां पे कि कितने कम से कम रूट्स होंगे. हो सकता है कई बार आपको सिर्फ ग्राफ दिखा दे, ग्राफ देख के बताओ कि भाई इस इक्वेशन में कितने रूट्स होने चाहिए. तो द की आइडिया इज द सेम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंप्लीट करना और फिर उसके रूट्स प्रेडिक्ट करना. क्वेश्चन नंबर 6. एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं such that f dash x into gx is not equal to fx into g dash x for any real x. कभी भी बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं होंगे किसी भी x पे, गिवन है आपको. प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 के दो रूट्स के बीच में देयर इज एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ gx इक्वल टू 0. fx से दो रूट्स के बीच में gx का एक रूट होगा ही होगा. आपको गिवन है कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है. तो व्हाट आई डू इज विल प्रूव दिस क्वेश्चन बाय कॉन्ट्रडिक्शन. लेट gx equal to 0 has no real root between the roots of fx equal to 0. तो बच्चों हम एक इक्वेशन ले रहे हैं fx equal to 0, इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा बीटा. हम अज्यूम कर रहे हैं कि gx का अल्फा बीटा के बीच में कोई रियल रूट नहीं है. नाउ कंसिडर द फंक्शन hx fx अपॉन gx, है ना. ये फंक्शन ले लेते हैं fx अपॉन gx. अब ध्यान रखना कि hx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा. मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रूल में, मतलब जब भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है तो ये फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी तभी हो सकती है जब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो हो जाए. लेकिन डिनोमिनेटर में हम मान के चल रहे हैं कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो रहा. वी हैव अज्यूम्ड दैट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट. तो बोला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा. एंड एच एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल्स अल्फा कॉमा बीटा, है ना. इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा. ऑल्सो एच ऑफ अल्फा is equal to h of beta is equal to 0. So therefore, by Rolle's theorem, there exists C belonging to the interval alpha comma beta such that h dash C is 0. That is, अब h dash C मतलब इसका differentiation. So that is g of C into f dash C minus f of C into g dash C is 0, which gives you f of C into g dash C
is equal to g of c into f dash c, and this is a contradiction. क्योंकि आपको दिया हुआ है कंडीशन में कि यार ये दोनों तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, दीज टू कैन नॉट बी इक्वल, जबकि अगर gx का कोई रूट नहीं है अल्फा बीटा के बीच में, तो फिर इस पे रोल थ्योरम लग जाएगी पूरे फंक्शन पे, fx अपॉन gx पे रोल थ्योरम लग जाएगी, और एक बार रोल थ्योरम लग गई तो फिर तो आपको ऐसा सी मिल जाएगा जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे, जबकि इसने बोला हुआ ये तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब इस पे रोल थ्योरम नहीं लग रही होगी, और रोल थ्योरम सिर्फ तभी नहीं लग सकती जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल हो. सो देयरफॉर gx equal to 0 has at least one real root in the interval alpha comma beta, which completes the proof. Again, a beautiful question. The key idea was designing the function fx upon gx, and the motivation came from this condition which resembled quotient rule. चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन कि a से b तक फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, तो आपको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू a कॉमा b, a से b के बीच में एक c ऐसा जरूर होगा, सच दैट f डैश c या सॉरी f ऑफ c, to prove that f of c is equal to 100 times a to c fx dx. ठीक है, तो ये बच्चों मुझे प्रूव करना है. इसका मतलब मुझे सिंपली ये प्रूव करना है दैट इज देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू a कॉमा b, या देयर है ना c बिलोंगिंग टू a कॉमा b फॉर विच f of c माइनस 100 टाइम्स, ये उल्टा करके लिखते हैं ज्यादा ठीक है ना, ये वैल्यू 0 हो रही होगी. इसका मतलब बच्चों आपको एक इक्वेशन की बात हो रही है, दिस इक्वेशन इज 100 टाइम्स a to x ft dt माइनस fx इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का रूट है हैज अ रूट x इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू द इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, मैंने इसको देख के सोचा कि यार ये c जो होता है ना, c तो रखते हैं f डैश x में, तो इसका मतलब अब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन है. जो इक्वेशन दी होती है वो एफ डैश एक्स, मतलब वो इक्वेशन डेरिवेटिव होती है. ये इक्वेशन है जिसका रूट है x इक्वल टू c, तो इसका मतलब ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन होगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन अ बिट डिटेल. व्हाट आई फाइंड इज कि अगर हम बच्चों इस चीज को, इफ आई कॉल दिस एज gx, तो आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट आता है दिस इज g डैश x. थिंक अबाउट दिस वेरी केयरफुली. अगर हम इसको gx मान ले तो ये g डैश x है. ठीक है, तो what I can do is probably you can think of this as a differential equation of this type. dy by dx मतलब मैं y को gx मान रहा हूं अभी, तो dy by dx माइनस 100 टाइम्स y इक्वल टू 0, मतलब कुछ इस टाइप की इक्वेशन है ये. फिर यहाँ पे y मतलब gx, एंड इफ आई अगेन लुक एट द इंटीग्रेटिंग, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सोच सकते हैं. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, खुद से सोच के देखो क्या होना चाहिए. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आई अज्यूम अ फंक्शन एच एक्स
which is e to the power minus 100x times gx, which is e to the power minus 100x into a to x ft dt। ये फंक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, हमने फंक्शन एच एक्स कैसे अज्यूम करा। मुझे ये प्रूव करना था, मैंने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, फिर मुझे याद आया कि यार रोल्स थ्योरम में तो जो सी होता है वो कहाँ पे रखते हैं, वो रखते हैं हम एफ डैश एक्स की जगह। तो इसका मतलब ये फंक्शन में हमने एक्स को सी रखा होगा, और फिर हमने इस फंक्शन को एनालाइज करा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का फॉर्म बना, जिससे कि हमने एक फंक्शन गेस कर लिया जी एक्स इसके बराबर। ठीक है, नाउ नाउ gx is continuous and differentiable in the interval a comma b। ठीक है, gx मतलब सॉरी hx ये जो फंक्शन है ये डेफिनेटली कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ऑल्सो h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ b इज इक्वल टू 0। क्यों? अगर आप x की जगह a रखोगे तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, a से a। यदि आप x की जगह b रखोगे तो a से b इंटीग्रेशन भी 0 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो दिस इज ऑल्सो गिवन एज 0। तो h ऑफ a इक्वल टू h ऑफ b इक्वल टू 0 हो गया। सो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम there exists C belonging to the interval a comma b such that h dash c will be 0, which implies h dash c मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -100 टाइम्स e टू द पावर -100 c। मैंने x की जगह c रख दिया, a to c ft dt। ठीक है, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला एज इट इज। दिस शुड बी 0। अब इसमें से आप e टू द पावर -100 कॉमन निकाल दो, वो तो 0 हो नहीं सकता। सो देयरफॉर यू गेट f of c minus 100 times integration a to c ft dt is 0. That completes the proof. Again, a beautiful question, and the key idea was redesigning the function. Rolle's theorem में आपको बस ये ध्यान रखना है कि यार फंक्शन क्या लेना है। जो इक्वेशन होगी वही डेरिवेटिव होगा फंक्शन का। इक्वेशन आइडेंटिफाई करो पहले तो कौन सी इक्वेशन दी है, और उस इक्वेशन से फंक्शन तक पहुंचो। फंक्शन तक पहुंचने के सिंपल से केसेस में तो वो आपको देखना होता है कि किस इंटीग्रेट करके पहुंच जाएंगे। थोड़े से सोफिस्टिकेटेड मेथड्स में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर या एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की जरूरत पड़ सकती है। जल्दी से बच्चों एक बार चेक कर लो, टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड। कोई डाउट है तो पूछिए, खत्म करो इसको। हाउ एच एक्स इज कंटिन्यूस? यार कोई भी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है ना, इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ठीक है ना, जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा यदि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है। क्यों होगा? क्योंकि आप देखो एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स। यदि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एच डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, और एच डैश एक्स यदि डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब एच एक्स तो डिफरेंशिएबल रहा ही होगा, क्योंकि तभी तो एच डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए यदि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो फिर उसका इंटीग्रेशन जो होता है ना ए से एक्स एफ टी डी टी, वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल ही होता है। यदि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी विल बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज डिफरेंशिएबल होगी। ओके डाउट बच्चों इसके अंदर? चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों फंक्शन दिए कंटिन्यूस हैं।
ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन दिख रही है। एक काम करते हैं, एफ वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं, फिर सोचते हैं। ए टू सी एफ टी डी टी माइनस या प्लस कर दो एफ ऑफ सी इंटू सी माइनस बी, है ना, इज इक्वल टू बी से सी जी ऑफ टी डी टी प्लस जी ऑफ सी इंटू सी माइनस ए। तो बच्चों हमें प्रूव करना है कि एक ऐसा सी मिलेगा ए से बी के बीच में जहां पे ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। मैंने एफ वाले टर्म्स एक साथ कर लिए, जी वाले एक साथ कर दिए। अगेन द की आइडिया इज कि यदि ये एक इक्वेशन है, इफ दिस इज एन इक्वेशन, लेट्स राइट दिस इन दिस फॉर्म, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसी चीज का डेरिवेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड किसी चीज का डेरिवेटिव होगा। तो वापस से द चैलेंज इज टू फाइंड द फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो फिर से ऑब्जर्व करते हैं। यहां से बच्चों मुझे एक मोटिवेशन दिखता है कि यार सी इज रूट ऑफ द इक्वेशन ए से एक्स एफ टी डी टी प्लस एफ एक्स इंटू एक्स माइनस पी माइनस बी से एक्स जी ऑफ टी डी टी प्लस जी एक्स इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का जो रूट है वो सी है, वही जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना। सी कहां पर होगा, वो तो एक्स की जगह रखा गया होगा। तो इस इक्वेशन का रूट आपके पास दिया हुआ है सी है, और ये जो इक्वेशन है ये डेरिवेटिव है। तो इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो चलो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इफ आई कॉल दिस फंक्शन एज, इफ आई थिंक ऑफ दिस फंक्शन एज फाई ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑलरेडी चल रहा है इसलिए मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। तो आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है दिस इज फाई डैश एक्स। यदि हम फाई एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई से डिनोट करें, तो ये जो इतना जो पार्ट है, पहले दो टर्म जो है, ये दो पार्ट्स बच्चों मिलके बनते हैं dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस पी प्लस वाई, इस टाइप का बन रहा है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हमको क्या करना होता था कि हम इसको लिखते थे dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस बी। यही फॉर्म तो आप लेके आते थे इसमें, एक्स माइनस बी से डिवाइड कर देते थे दोनों तरफ, क्योंकि डिवाइड बाई डी का क्वेश्चन 1 होना चाहिए था। तो हमने इसको अब इस फॉर्म में सोचा, ये इक्वल नहीं है दोनों, मैं सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, दिस माई थॉट प्रोसेस की ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की बननी चाहिए। यहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि यार इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट वुड बी ई टू द पावर एल एन ऑफ एक्स माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस बी। ठीक, एंड देयरफॉर probably the left hand side now becomes the exact differential of phi x times x minus b। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये। तो अब एक बार कंफर्म करके देखते हैं कि यदि हम बच्चों फंक्शन लें x माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर, तो अब आप सोचिए देखो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट? द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट इज क्लियरली इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स। समझ में आया फंडा? किस तरह से ये थॉट प्रोसेस है, दिस इज, ये आपको रफ में करके देखना होगा, ये फेयर स्टेप नहीं है। फेयर स्टेप तो यहां से शुरू होगा कि अब हम एक फंक्शन मान रहे हैं एच एक्स विच इज एक्स माइनस बी इंटू ए टू एक्स एफ टी डी टी माइनस एक्स माइनस ए टू एक्स जी ऑफ टी डी टी। नाउ ये अपने आप सोच के देखना आपकी ये मैंने कैसे एज्यूम करा, इट्स बेस्ड ऑन द सेम ग्राउंड, सेम इसी तरह से एज्यूम करना है इसको। ये फंक्शन को हमने एच एक्स माना एंड देयरफॉर hx is continuous and differentiable. Close interval and open interval respectively.
and by Rolle's theorem, there exists a value of C belonging to A comma B for which H dash C is 0. अब आप जब H dash C करेंगे तो आपको यही वाली चीज मिल जाएगी ना, you'll get this particular step. अब मिलना भी था क्योंकि हमने तो यार उल्टा ही तो सोचा इस चीज को, तो एक बार अच्छे से देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन हमने लिया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है क्योंकि आपको दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दिखाए गए. इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सॉल्व कर रहा, स्पेस भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है. आप एच डेश सी कैलकुलेट कर लोगे ना प्रोडक्ट टूल से यहाँ से, तो ओरली करके भी देख लो एक बार. एक्स माइनस बी इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन तो एफ एक्स आ जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन इंटू एक्स माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा. चेक कर लो सब लोग अच्छे से, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर. अच्छा ये चेक कर लेना, एच ऑफ ए और एच ऑफ बी की वैल्यू 0 है ना. एच ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ए से ए तक का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. यहाँ पे एक्स को ए रखोगे तो ये चीज 0 बन जाएगी. और एक चीज और कुछ, ये बी से एक्स होगा, सॉरी ये ध्यान नहीं रहा. जी के साथ लोअर लिमिट बी है ना, तो ये बी टू एक्स लेना पड़ेगा. और अब थोड़ा सा घर पे डिटेल पे सॉल्व करना क्वेश्चन को समझते हुए. द की आइडियाज देखो, बेसिकली हमको यहाँ पे स्ट्रेटजी सीखनी है. रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो सबको पता होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज करते हो वो इंपॉर्टेंट है. चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. एफ एक्स एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है. ये फ्लिप हो गया बच्चों, है ना, वो मतलब ओपन इंटरवल बाद में होना चाहिए था, क्लोज इंटरवल पहले. चलो ठीक है. प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी सच दैट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c इंटू एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है, ये चीज दी है. तो अगेन नाउ लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन, आई चूज अ फंक्शन एच एक्स एज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स. अब ध्यान से देखना क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने सोचा कैसे फंक्शन, सोच के देखो. सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस टाइम्स इक्वल टू 0 करा, फिर सी किसकी जगह आया होगा, सी आया होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस 2x इंटू एफ बी माइनस एफ है ना. यहाँ पे x को c रखा गया होगा. अब ये चीज किसी चीज का डिफरेंशिएशन है, किसका है, ये तो सीधे इंटीग्रेट करके दिख जाएगा आपको कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ बी माइनस एफ ए. एंड नाउ एच एक्स इज continuous function and differentiable function in closed interval a comma b and open intervals a comma b respectively. है ना, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है. क्यों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, दिया हुआ है आपको, एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ही, गिवन है. एक्स स्क्वायर होता है, ये दोनों तो कांस्टेंट ही, इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं. अच्छा, ऑल्सो एच ऑफ ए की वैल्यू कितनी आती है, एच ऑफ ए की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ बी प्लस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कुछ कैंसिलेशन हो रहा है इसके अंदर. ये एफ ऑफ ए और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो विल बी गेटिंग बी स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ बी, एक्स की जगह बी डाल दो. 'तो 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 'तो
ठीक है, इसमें भी आप देखो ये बी स्क्वायर एफ ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ बी। तो इनफैक्ट व्हाट यू ऑब्जर्व इज, हालांकि बहुत ट्रिवियल नहीं है लेकिन हाँ ये प्रूव हो जाता है कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी। तो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम ऑन hx there exists c belonging to a comma b such that h dash c is 0। h dash c आप करोगे तो फिर ऑब्वियसली यही चीज आ जाएगी, है ना, क्योंकि हमने इंटीग्रेट करके तो यहां तक पहुंचे थे, तो h dash c की वैल्यू 0 आ गई। दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। दिस क्वेश्चन इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस जहां पे इंटीग्रल का साइन था, लेकिन हाँ क्वेश्चन आसान है वंस यू गेट द की आइडिया कि जो इक्वेशन दी होती है वो एक्चुअली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होती है। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। अच्छा बच्चों, ये 11th क्वेश्चन मैं घर के लिए छोड़ दूं, एक बार चेक कर लो, कर लोगे सब लोग? मतलब फंक्शन डिजाइनिंग के ऊपर है, काफी हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है तो आई लीव दिस एज अ होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। एंड वी मूव टू द 12th क्वेश्चन। हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तो प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी फॉर विच दिस कंडीशन इज ट्रू। तो वेल आई चूज अ फंक्शन एच एक्स एज बी माइनस ए एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए। ये फंक्शन बच्चों अज्यूम कर लेते हैं। अब सोच के देखो हमने कैसे अज्यूम करा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां से कि एफ डैश ठीक है, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये किसी चीज का डेरिवेटिव आया होगा, किसका आया होगा, इंटीग्रेट करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सबसे पहली चीज तो चलो खैर एच एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसके अलावा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ ए, ठीक, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ बी। बच्चों कैन यू प्रूव दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी फ्रॉम दीज टू कंडीशंस? जल्दी से देखो, टाइप यस और नो। एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी, कैन यू प्रूव दिस? अच्छा इन एच एक्स, अरे हाँ सही है, सॉरी 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 गाइस, यहाँ पे बच्चों एक एक्स भी आएगा ना, इंटीग्रेट करोगे तो ये यहाँ पे भी तो एक्स लगाना पड़ेगा आपको,
इसका डिफरेंशिएशन के साथ x आएगा। तो गलती हो गई थोड़ी सी, फिर से चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लो बच्चों। तो भव्य राइटली पॉइंटेड आउट कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए था। सही बात है, वो एक्स होना चाहिए था, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करके ये चीज मिलनी चाहिए ना। यू शुड गेट दिस स्टेप ऑन डिफरेंशिएशन। तो दैट्स राइटली पॉइंटेड कि हाँ यहाँ पे एक्स होना चाहिए। गलती हो गई मुझसे। चलो एक बार आप लोग चेक करके देखो यहाँ से कि क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम, by Rolle's theorem, there exists C belonging to the interval a comma b such that h dash c is 0। h dash c मतलब, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, and that completes the proof। So this is all about the Rolle's theorem। In fact, जो 12th क्वेश्चन में आपने बच्चों रिजल्ट प्रूव करा है, दिस इज कॉमनली कॉल्ड द लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जो 12th क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, दिस इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया है तो देख लो। ऐसे समझ में आ गया होगा। देयर इज नथिंग ग्रेट इन दिस। थ्योरी ज्यादा है नहीं, स्ट्रेटजीज है मेन। फंक्शन डिजाइनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें हैं रोल्स थ्योरम में, एक तो इक्वेशंस, और वो इक्वेशन क्या होती है, वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होती है। वो डेरिवेटिव, वो ओरिजिनल फंक्शन कैसे सोचोगे, दो तरीके हैं। सिंपल केसेस में इंटीग्रेशन से आ जाएगा, और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड केसेस में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज द की आइडिया। ठीक है, तो चलो अब लेट्स स्टार्ट विद लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या एलएमवीटी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। इसको प्यार से एलएमवीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो एलएमवीटी क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना जरूरी नहीं है। तो बच्चों ये थ्योरम कहती है देन देयर एग्जिस्ट C belonging to A comma B, A से B के बीच में एक C होगा such that f dash C is equal to fp minus fa upon b minus a। अब ये क्यों होगा, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस थ्योरम हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, तो ज्योमेट्रिकली ये थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए से बी के बीच में, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, इसको P अगर हम बोल देते हैं, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा एफ ऑफ ए, और B, ये इस पॉइंट को Q बोल दो तो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा B कॉमा एफ ऑफ बी। सो व्हाट इज दिस राइट हैंड साइड? दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ। ये PQ का स्लोप है। स्लोप ऑफ PQ कॉर्ड इज FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ठीक है,
थ्योरम कहती है कि ये जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है, इसके पैरेलल आपको कम से कम एक टेंजेंट ए से बी के बीच में जरूर मिलेगा, सी पर। सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी दैट वुड बी पैरेलल टू द सीकेंट या पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। इंटरवल के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट तो आपको जरूर मिलेगा किसी पॉइंट पे। एक से ज्यादा जगह भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक जगह तो पक्का मिलेगा। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे तो ए से बी के बीच में ऐसे दो पॉइंट आपको मिल गए जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग ए बी। एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की स्लोप ऑफ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, geometrically the slope of the secant line joining the curve at x equal to and x equal to b is equal to the slope of the tangent line drawn to the curve at x equal to c। तो ये बच्चों इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है जो कि हम क्वेश्चंस में कभी कभी यूज भी करते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये जो बच्चों आपको दिया है, दिस इज नथिंग बट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल ए कॉमा बी। ए से बी के बीच में फंक्शन की एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगी। जैसे मान लेते हैं अगर हम डिस्टेंस टाइम से इसको रिलेट करें तो बहुत आराम से सोच के देखना कि अगर आप सपोज हम ए को 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बी को मान लेते हैं 6, तो सपोज बच्चों आप ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में आधा घंटा लगाते हैं, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। 0 to 6 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको आधा घंटा लगा, तो आपकी एवरेज स्पीड हुई 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 12 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1 6 माइनस 0 अपॉन 6, मतलब इसको ऐसा सोच लो कि दिस इज, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसको रिलेट कर दें ना, थोड़ा सा फेयर बना देता हूं मैं, तो आप यहां से यहां पे गए, दिस इज t इक्वल टू हाफ, दिस इज t इक्वल टू 0 एंड दिस इज 6 किलोमीटर्स। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप यहां से यहां तक गए तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, इस कॉर्ड की स्लोप के बराबर। दिस इज इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस ग्राफ का एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ यहां से, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, which is nothing but fb minus fa upon b minus a। So this is average rate of change of the function in the interval a comma b। अब आप चाहे ऐसे जाओ, आप चाहो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे पहुंचो, आप चाहो ऐसे करके पहुंचो, लेकिन हर बार आपकी एवरेज स्पीड जो आने वाली वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए आने वाली है। आपकी एवरेज स्पीड 12 ही आएगी इन ऑल द केसेस, ठीक है। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज एफ डैश सी इज instantaneous rate of change। At some moment x equal to c या at some particular x, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट है। तो अब इसको बच्चों ऐसा सोचो कि सपोज आपने अपने घर से लेके कोचिंग तक का जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था, सपोज वो आपने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में ट्रेवल करा, अपने व्हीकल से आप आ रहे हैं, ठीक है, और आपने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में कवर करा, तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ व्हाट दिस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि ये जो आपकी एवरेज स्पीड आई 12 किलोमीटर पर आवर की, आपके व्हीकल के स्पीडोमीटर पे कम से कम एक मोमेंट ऐसा जरूर आया होगा, स्पीडोमीटर की रीडिंग पे कम से कम एक मोमेंट ऐसा जरूर आया होगा जब उसने स्पीडोमीटर पे रीडिंग दिखाई होगी 12 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो स्पीडोमीटर की रीडिंग पे कम से कम एक बार पक्का आई होगी। f dash c is instantaneous rate of change, f of b minus f of a upon b minus a is average rate of change। अगर आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल करते हैं
तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो LMVT कहता है कि 100 किलोमीटर का ये जो 2 घंटे का ड्यूरेशन था आपका, इस ड्यूरेशन में आपकी व्हीकल की स्पीडोमीटर की रीडिंग कम से कम एक बार 50 किलोमीटर पर आवर जरूर आई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इट हैज टू हैपन। और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट आपको जरूर मिलेगा किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर। सो बोथ दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू along with the statement of LMVT, type yes. Instantaneous rate of change should be equal to एवरेज रेट ऑफ चेंज। कम से कम एक पॉइंट पे ऐसा जरूर होगा, बीच में एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा ए से बी के बीच में, जब आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट आपको जरूर मिल जाएगी। एंड मैथमेटिकली द स्टेटमेंट इज, अच्छा उत्कर्ष चलो वापस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था बेटा कि देख, सपोज आप अपने घर से चलते हो, दिस इज योर होम, और आप अपने घर से आते हो कोचिंग की तरफ, ठीक है। आई अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 15 किलोमीटर्स, और सपोज आपको यहाँ पे आने में लगता है आधा घंटा। आप अपने स्कूटर से आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब ऐसा तो नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली 15 की स्पीड से ही चला रहे होगे, कभी कम भी होगी कभी ज्यादा भी होगी। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आपकी ये हो गई थी ना, 30 किलोमीटर पर आवर इज दी एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस आधे घंटे की ड्यूरेशन में अगर आपको घर से कोचिंग आने में आधा घंटा लगा, तो इस आधे घंटे की ड्यूरेशन में कम से कम एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे आपके स्कूटर की स्पीडोमीटर की रीडिंग 30 किलोमीटर पर आवर आई होगी। क्योंकि यदि सपोज 30 कभी भी नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर तो 30, या तो आप 30 से ऊपर गए या 30 से नीचे रहे। अगर आपने 30 क्रॉस नहीं करा है, 30 की रीडिंग नहीं दिखाई, तो उसका मतलब या तो आप पूरा समय 30 से ऊपर चले होगे या पूरा समय 30 से नीचे चले होगे। अगर पूरा समय 30 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चले होगे तो आप यहाँ पहुंचने में आधा घंटा नहीं लगाया होगा। अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से कम चलोगे थ्रू आउट द वे, तो आप आधे घंटे में पहुंच ही नहीं सकते 15 किलोमीटर में। तो यदि आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में ट्रेवल करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपकी एवरेज स्पीड जो थी 30 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीडोमीटर की रीडिंग में कम से कम एक बार आई होगी। अब हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि आप, ऐसा नहीं हुआ कि आप घर से निकले, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, आप 10 से सीधे 50 पे आ गए, फिर आप किसी से टकरा के रुक गए, एकदम 20 पे आ गए। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रास्ते में 30 किलोमीटर की रीडिंग ही नहीं आई। लेकिन देन दिस वुड मीन कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। आप झटके में चल रहे हो, जग्स आ रहे हैं बीच में, द फंक्शन बिकम्स नॉन डिफरेंशिएबल। यदि डिफरेंशिएबल हो, स्मूथ जर्नी है, तो फिर रास्ते में कहीं ना कहीं स्पीडोमीटर की रीडिंग एक बार जरूर, गारंटी है, 30 किलोमीटर पर आवर बननी ही चाहिए। आगे समझ में? तो दिस इज कॉल्ड द लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलो थोड़े से छोटे छोटे एग्जांपल्स है वो देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर हम मीन वैल्यू थ्योरम से रोल्स थ्योरम पे जाएं या रोल्स थ्योरम से मीन वैल्यू थ्योरम पे जाएं? तुम कैसे आए थे? मीन वैल्यू थ्योरम किससे प्रूव करी थी? सर रोल्स थ्योरम, लेकिन सर अभी इसमें अपन b इक्वल्स टू a डाल दे तो फिर वो भी अरे यार, करनी वो एक्चुअली क्या होता है, वो जो स्कूल के मास्टर होते हैं ना, या फिर ये वीएमसी पीएमसी में पढ़ोगे तो वहाँ के टीचर ये सब बताते हैं कि A=B डालने पे ये रोल्स थ्योरम बन जाता है, जबकि इट्स अदर वे राउंड। भाई अभी हमने प्रूव करा ना कि लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया तो था अभी पिछली बार 12th वाले एग्जाम्पल में, कि यूजिंग रोल्स थ्योरम यू कैन डिराइव LMVT। तो LMVT है क्या? LMVT कुछ नहीं है, वो तो अपने आप में रोल्स थ्योरम ही तो है। आपने बस फंक्शन fx नहीं पकड़ा हुआ है, आपने फंक्शन दूसरा पकड़ा हुआ था, उसी पे आपने रोल्स थ्योरम लगाई, उससे LMVT प्रूव होती है। तो LMVT का स्पेशल केस रोल्स थ्योरम नहीं है, रोल्स थ्योरम का स्पेशल केस LMVT है। लेकिन वो ठीक है, अब स्कूल वालों से कौन बहस करे, चलने दो। लेट्स लुक एट दिस 13th क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन LMVT इस इंटरवल में। तो अगर आप LMVT की बात करें तो f डैश c मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है ना। देयरफॉर अब f डैश c मतलब इसका डिफरेंशिएशन, f ऑफ 3 की वैल्यू √2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2,
2 लिख देता हूँ मैं सीधे इसकी जगह। चलो चलने दो, विच इम्प्लाइज और आपको ये भी ध्यान रखना c इक्वल टू 3/2 बिलोंग्स टू द इंटरवल 1,3। ये इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि c की वैल्यू 3/2 हो गई। ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें कुछ पूछने का मतलब नहीं है, तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। 14th क्वेश्चन, if a is smaller than b, show that a real number c can be found in a comma b such that 3c square is equal to a square plus ab plus b square। तो बच्चों यहाँ पे हम फंक्शन चूज कर रहे हैं। लेट्स चूज द फंक्शन fx as x cube which is continuous and differentiable in the interval a comma b and open interval a comma b respectively। अब मुझे इस फंक्शन का सपना कैसे आएगा, आप ध्यान से देखिए। 3c स्क्वायर एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो ये आ रही है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई होगी 3x स्क्वायर, तो एफ एक्स कितना होगा एक्स क्यूब। और अब इसमें हम एलएमवीटी लगा देते हैं, तो बाय एलएमवीटी देयर एग्जिस्ट c belonging to a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, that is 3c square is equal to b square plus ab plus a square, which completes the proof. If this is clear to all of you, type yes. यहां पे भी बच्चों चैलेंज हुई होगा फंक्शन ढूंढना, फंक्शन सोचना। एफ डैश सी से आपको पकड़ में आएगा फंक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा जिस तरह से हम रोल्स थ्योरम को तो इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं, एलएमवीटी को जनरली यूज करते हैं इन इक्वेशंस प्रूव करने के लिए। तो कभी इन इक्वेशन का क्वेश्चन और आपसे ना हो रहा हो तो फिर प्रोबेबली यू कैन थिंक ऑफ एलएमवीटी। तो जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 15th, आपको प्रूव करना है कि mod of cos a minus cos b is less than equal to mod a minus b। ठीक है, तो what I do is I choose the function fx as cos x for obvious reason, which is continuous and differentiable in ठीक है। Now there exists c belonging to a comma b such that f dash c which is equal to minus sin c must be equal to cos b minus cos a upon b minus a। दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, तो मॉड sin c is equal to modulus of cos b minus cos a अपॉन मॉडुलस ऑफ b माइनस ए। लेकिन मॉड साइन सी तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी मॉडुलस ऑफ cos b minus cos a should also be less than equal to mod b minus a, and therefore that completes the proof। आप cos b minus cos a को cos a minus cos b भी लिख सकते हो मॉड के अंदर। mod of minus x is equal to mod of x, तो does not make any difference। ठीक है, तो इन इक्वेशन के क्वेश्चंस में आप एलएमवीटी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन के क्वेश्चंस में हम रोल्स थ्योरम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 16th, अल्फा बीटा बच्चों दोनों 0 से पाई बाय 2 दिए हैं, आपको प्रूव करना है ये कंडीशन। ठीक है, तो वी यूज द फंक्शन एफ एक्स एस 10x। ठीक है, दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल
in closed interval alpha comma beta and open interval alpha comma beta. So therefore by LMVT there exists C belonging to alpha comma beta such that f dash C, which is equal to sec square C, must be equal to ठीक है, लेकिन sec स्क्वायर सी तो ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान रखना इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो दोनों 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इसके वैल्यू इक्वल टू 1 होती है 0 पर, तो ना तो अल्फा 0 हो सकता है ना बीटा 0 हो सकता है। सो दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सो नाउ यू कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। दिस इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो दिस शुड बी लेस देन greater than beta minus alpha. ग्रेटर देन 10 है ना, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा से बढ़ जाएगी। ये भी इनइक्वालिटी है, जब भी इनइक्वालिटी हो आप एलएमवीटी के बारे में सोच सकते हो, सिंपल सा एप्लीकेशन होता है। एक और चेक करते हैं इनइक्वालिटी पे। 17th आपको दिया है कि a की वैल्यू b से छोटी है और दोनों पॉजिटिव है, यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज आई अगेन चूज द फंक्शन fx as tan inverse x. This function is continuous and differentiable in the interval a comma b है ना। tan इनवर्स x अगर आपको ग्राफ ध्यान हो तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। सो बाय LMVT there exists C belonging to a comma b such that f dash C, which is equal to 1 upon 1 plus C square, must be equal to FB minus FA upon B minus A। ठीक है, अच्छा लेकिन प्रॉब्लम है कि यार यहाँ पे तो मुझे ये 1 अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर चाहिए, ये तो 1 प्लस सी स्क्वायर है। तो बच्चों सोच के देखो कि यदि a की वैल्यू c से छोटी है और c की वैल्यू b से छोटी है, तो आप बता सकते हो कि 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर में सबसे बड़ा कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये कंडीशन होगी, एंड देयरफॉर 1 upon 1 plus a square will be greater than 1 upon 1 plus c square will be greater than 1 upon 1 plus b square, which implies कि 1 plus c square की वैल्यू तो इसके बराबर है और 1 plus c 1 upon 1 plus c square की वैल्यू इन दोनों के बीच में, so therefore 1 upon 1 plus a square should be greater than tan inverse b minus tan inverse a upon b minus a should be greater than 1 upon 1 plus b square, which completes the proof। यही आपको प्रूव करना था। So this is how you can use this LMVT in dealing with the inequalities। चेक कर लो बच्चों, समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, तो फिर अगले एग्जाम्पल पे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब उसने बोला एफ एक्स और जी एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन है, ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल है, ए कॉमा बी में, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो अगेन द की आइडिया इज डिजाइनिंग द फंक्शन। फंक्शन बच्चों देखो कैसे डिजाइन करेंगे, एफ डैश सी जो होता है
इसकी हेल्प से हम एक फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं. लुक एट दिस केयरफुली. अगर आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन याद हो तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं. पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन, बाकी कॉलम्स एज इट इज, फिर सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, प्लस थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज. आप चाहे तो इसको रो वाइज भी कर सकते हो. तो बच्चों हमने एक फंक्शन एच एक्स ये ले लिया, एंड आई गॉट द मोटिवेशन फ्रॉम दिस पार्ट. लुक एट दिस डिटर्मिनेंट ऑन द राइट साइड. hx is continuous and differentiable in a comma b closed and a comma b open. क्यों होंगे? क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे डिटरमिनेंट को तो आपको मिलेगा gx इंटू कॉन्स्टेंट माइनस fx इंटू कॉन्स्टेंट. मतलब दिस डिटरमिनेंट विल बी ऑफ द फॉर्म लैम्डा टाइम्स fx प्लस म्यू टाइम gx. इस फॉर्म का आएगा ये. fx और gx दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा. So this is again a continuous and differentiable function. So there exists C belonging to A comma B such that this condition is true. H dash C कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? तो पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन तो 0 0 हो गया, प्लस सेकेंड कॉलम का डिफरेंशिएशन मैं H dash X कैलकुलेट कर रहा हूं अभी. ठीक है, ये H dash X की वैल्यू आ गई. So therefore the value of H dash C becomes, ये डिटरमिनेंट तो 0 हो गया पूरा, पहला कॉलम 0 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों f of a g of a f dash c g dash c is equal to h of b. नाउ h of b मतलब इस डिटरमिनेंट में x की जगह b रखना है, माइनस h of a, x की जगह a. अच्छा, x की जगह a रखोगे तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, अपॉन b माइनस a. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द रिजल्ट. तो चलो आज हम लोग यहीं तक करेंगे बच्चों, बाकी क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट टाइम पे करेंगे. ठीक है, विल ऑल्सो लुक एट दिस पार्ट. रेट मेजरमेंट के 4-5 क्वेश्चंस और कर लेंगे. यहां तक सबको समझ में आ गया तो टाइप यस. और होपफुली आप लोगों ने इंटीग्रेशन का काम कर लिया होगा, नहीं करा तो उसको यार प्लीज कंप्लीट कर लो जल्दी से. सर हाँ बोलो. सर एक मतलब अगर कोई इक्वेशन दे रखी है फंक्शन की और उसमें पूछा है कि फंक्शन का पीरियड बताना है, कैसे निकालते हैं सर उन क्वेश्चंस को, कैसे करते हैं? वो तो यार रिप्लेस कर करके करते जाओ. सर एक मतलब एग्जांपल से समझा दो. मतलब क्वेश्चन है तुम्हारे पास कोई? मेरे पास होगा तो मैं देखूं कोई पढ़ो तो. कोई क्वेश्चन हो तो यार तुम एक काम करना कि चलो राजेंद्र, यार एक काम करूंगा ना मैं नेक्स्ट क्लास में. इसमें तो देखो एलएमवीटी में तो ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन ही हैं अभी, तो एलएमवीटी में क्वेश्चंस थोड़े से करवा दूंगा. कुछ रेट मेजर के क्वेश्चंस कर लेंगे, और फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शंस का भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा. ठीक है, ये कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, करवा दूंगा मैं 5-7 क्वेश्चन करवा दूंगा उस तरह के. मत परेशान हो. ठीक, यस मतलब सर. फंडा क्लियर ही करेंगे, उसको हटाओ, परेशान मत हो. वो एक क्वेश्चन देख के फिर आप बार बार डरो. सिमेट्रीज वगैरह तो क्लियर है सब, पीरियोडिसिटी में करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे पक्का. ठीक है, यस सर. चलो गाइस, फिर विल मीट ऑन द नेक्स्ट डे, फ्राइडे को मिलते हैं. और तब तक आप लोग अपना रिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रखो, एंड विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट ऑन एओडी. ठीक है, चलो फिर टेक केयर, गुड नाइट.